हेलो वेलकम गाइस, दिस इज सी ए पीयूष मित्तल और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो और बात करेंगे मुद्रा स्कीम यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के थ्रू हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडीज, एक्सपोर्ट स्कीम्स और फाइनेंस से रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन दें ताकि आप अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे ढंग से चला सकें। और साथ में हम कोशिश करते हैं कि कभी कभी आपको जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जो आपने नहीं सुनी हो। तो दोस्तों आज हम बहुत अच्छा काम आपको बताने जा रहे हैं, ये है मुद्रा स्कीम। और दोस्तों इसमें हम बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपको फॉर्म फाइल करना है और एक पूरा कंप्लीट फॉर्म में आपको फाइल करके भी बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम फाइल किस तरह से फाइल करना है आपको। जैसा कि आपके सामने आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक वर्ड की स्क्रीन पर हम लोगों ने एक मुद्रा का फॉर्म खोला हुआ है। दोस्तों इस फॉर्म को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वर्ड और पीडीएफ दोनों ही फाइलों में। तो आप अगर जिस तरह से इनको डाउनलोड करना चाहते हैं, या तो आप प्रिंट आउट निकाल के इसको पेन से भर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको वर्ड में ये भरने का मौका मिले तो आप वर्ड में भी इसे सीधा भर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने किसी प्रकार का बैंक का लोगो इसलिए नहीं लिया है कि आप किसी भी बैंक से लोन करा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे पहले बैंक का लोगो और आप पढ़ पा रहे हैं कि यह लोन की जो एप्लीकेशन है यह मुद्रा की है। दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप तीनों ही लोनों के लिए कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो शिशु लोन हो, चाहे किशोर लोन हो, चाहे वो तरुण लोन हो। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि शिशु लोन की जो एलिजिबिलिटी है, यानी शिशु यानी छोटा, यानी 50,000 रुपये तक का लोन आप शिशु लोन के अंडर स्कीम में ले सकते हैं। और रही बात किशोर की, जिसमें है 50 लाख से ज़्यादा लेकिन 2 लाख रुपए तक। और दोस्तों तरुण लोन की बात करें तो यह आपको 10 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन दिलाता है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यह डिस्कस नहीं करेंगे कि मुद्रा लोन आपको कैसे मिलेगा, लेकिन हम आपको यह बताएंगे कि आपको फॉर्म किस तरह से भरना है और कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ और हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको ये फॉर्म फाइलिंग करना है। दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़, अगर किसी भी तरह का कोई इशू है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ देंगे। तो आपको अगर इस तरह से कोई भी हमारी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको, सबसे पहले आपको भरना है अपनी फर्म का नाम। मान लीजिए आपकी फर्म का नाम है राम एंटरप्राइजेस या XYZ, राइट गाइस। ओके गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपने अपने फर्म का नाम डालना है। आप ऑब्वियसली यह लोन सिर्फ बिजनेसमैन लोगों के लिए है, इसलिए आपको फॉर्म आपके पास होना जरूरी है और यह मुद्रा लोन सिर्फ बिजनेस करने वालों को ही मिलेगा। दोस्तों आपको अब यहाँ पर टिक करना है कि प्रोप्राइटरी कंसर्न है, पार्टनरशिप कंसर्न है, या किस तरह का आपका कंसर्न है। गाइस इससे आप यहाँ पर अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर पर टिक कर देंगे, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी जैसे भी है आपको उस पर टिक करना है। अगला दोस्तों हम लोग बता देते हैं आपको कि आपको इसमें क्या करना है। यहाँ पर आपको भरना है अपना आपका एड्रेस। मान लीजिए मेरा एड्रेस जयपुर का है, लेकिन दोस्तों आपको पूरा भरना है, मैं सैंपल बेसिस पे दिखा रहा हूँ आपको। आपको मान लीजिए हम भर देते हैं जयपुर राजस्थान। आपको अपना पूरा कंप्लीट पता दोस्तों यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट का नाम भरना है, राइट गाइस। तो जैसा भी आपका स्टेट का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। पिन कोड आपको अपना पिन कोड भी आपको मेंशन कर देना होगा यहाँ पर। जैसा कि आप पिन कोड में देख पा रहे हैं 6 डिजिट पिन कोड आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ओके दोस्तों अगला है बिजनेस प्रेमाइजेस। आपकी बिजनेस प्रेमाइज रेंटेड है या ओन्ड है, तो आपको दोनों में से किसी में भी है आपको यहाँ पर टिक लगाना होगा कि किस तरह से है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भरना है। फ़ोन नंबर से आपको क्या करना है कि आपसे बैंक का आपको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि आपका टाइम टू टाइम कभी कॉल करना है या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को मंगाना होगा, तो वहाँ से आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल वह ले सकेगा। गाइज आपको मेल भी डालना है। तो आपको यहाँ पर मेल इसलिए डालना है क्योंकि आने वाले वक्त में जब आपका सीसी या टर्म लोन अकाउंट ओपन होगा मुद्रा के अंदर, तो उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके मेल रिसीव हो सकें। अब दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मुद्रा एग्जिस्टिंग और प्रपोज दोनों ही केसेस में आप उठा सकते हैं। तो आपको बताना है कि आपकी यूनिट यानी आपकी बिजनेस एक्टिविटी एग्जिस्टिंग है या प्रपोज्ड है। तो दोस्तों एग्जिस्टिंग है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर टिक लगाना है। और प्रपोज्ड है तो दोस्तों आपको प्रपोज के आगे टिक करना है। अब दोस्तों बात करते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट की। अभी डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको कहाँ से मिलेगी, यानी आपके पास जो सबसे आपका ओल्डेस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आप अपनी मुद्रा की फाइल लगा रही हैं उसके साथ आपको जो भी फॉर्म मिलता है उसके अंदर आपकी अंदर जो डेट मेंशन है वही डेट आपको यहाँ पे भरनी है।
दोस्तों सबसे पुरानी डेट आपको यहाँ पर डालनी है। मान लीजिए मेरा बिजनेस 2018 में चालू हुआ या मेरा बिजनेस 2015 में चालू हुआ। मान लीजिए मेरा बिजनेस होता है 1 जुलाई 2015 को, तो मेरे को यहाँ पे डालना है 1 जुलाई 2015। ओके गाइस, देख पा रहे हैं आप, ये फिलिंग डेट हो गई। अब आपको यहाँ पर मेंशन करना है वेदर द यूनिट इज रजिस्टर्ड, यस और नो, यानी कि अगर आपके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो ऑब्वियसली आपकी यूनिट किसी ना किसी डिपार्टमेंट में तो रजिस्टर्ड होगी ही। तो आपको यहाँ पर कर देना है यस कि मेरी भरी हुई है, लेकिन आपको गाइज यहाँ पे लगाना है एक टिक। ओके गाइज, आप पेन से भी टिक लगा सकते हैं फॉर्म प्रिंट आउट निकाल कर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है इफ यस रजिस्टर्ड है तो किस एक्ट में, मान लीजिए मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो मैं डाल देता हूँ जीएसटी रजिस्टर्ड, राइट। और साथ में आपको जीएसटी नंबर भी मेंशन करना है, जो भी आपका जीएसटी नंबर है वह आपको यहाँ पर डाल देना है। ओके गाइज, आगे चलते हैं। अगला है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, यानी जो भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है गाइज आपके पास। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, जैसा कि इस लोन को लेने के लिए आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेना मस्ट है, तो आप यहाँ पर एमएसएमई उद्यम आधार का भी मेंशन कर सकते हैं। जो भी एमएसएमई उद्यम आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। अब दोस्तों रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, आप बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़, मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ। चलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिप्स और टिक्स भी दूंगा जिससे कि आप कोशिश कर सकेंगे कि आप जो भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं मुद्रा की, आपकी वह प्रोसीड हो, क्योंकि आपको पता है कि मुद्रा लोन लेना इतना आसान नहीं होता है, बैंकर्स इतना आसानी से नहीं देते हैं इस लोन को। आपको क्या करना है कि जहाँ भी आपकी बिजनेस यूनिट है दोस्तों, उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ होना जरूरी है, क्योंकि एप्लीकेशन लगाने के बाद अगर इंस्पेक्शन हुआ और उसमें वहाँ पर बोर्ड नहीं पाया गया तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन को वो कैंसिल कर दें। पहला एक शर्त। दूसरी एक शर्त है कि जब भी आप मुद्रा लोन लेने जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जिस सिटी में आप लोन ले रहे हैं उस सिटी में आपका मकान या दुकान आपकी पर्सनल यानी आपकी खुद की खरीदी हुई होनी चाहिए। यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आप बोथ रेंटेड हैं, बोथ रेंटेड की बात करेंगे यानी कि आपका दुकान भी किराए पर है और आपका मकान भी किराए पर है, तो ऐसे में आपके लोन लेने की संभावना है 90 से मान के चलिए कि बिल्कुल बहुत कम कोशिश होगी। क्यों? क्योंकि गाइज आप एक चीज नोट कीजिए कि बैंक के लिए एक रिस्क होगी कि उसे लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई स्थायी पता नहीं है। और देखिए बैंक भी एक बात एक व्यक्ति की तरह ही होता है, वो यह सोच के चलता है कि अगर कल असेसी यानी कि जो लोन लेने वाला बंदा है अगर इधर उधर हो जाता है तो उसे हम कहाँ ढूंढेंगे। तो दोस्तों इस कारण से कोशिश बैंक की ये रहती है कि जिन लोगों का पता उसी सिटी के अंदर है, यानी उनके पास कोई मकान है दुकान है, तो ही उन्हें यह लोन दिया जाता है। दोस्तों तीसरा एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, गाइस ये पॉइंट आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ये प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड पॉइंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कोई बिजनेस लोन नहीं लिया होना चाहिए, कोशिश, क्योंकि कई बैंक तो इसे अलाउ कर देती हैं लेकिन कई बैंक हैं जो कि इसे अलाउ नहीं करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने बिजनेस लोन लिया हुआ है तो बहुत कम संभावनाएं हैं कि आपको ये मुद्रा लोन मिले, क्योंकि ये मुद्रा लोन अपने आप में नेशनलाइज बैंक का एक बिजनेस लोन ही है। कई व्यापारी क्या करते हैं कि प्राइवेट बैंकों से 18, 20, 25 की रेट पे बिजनेस लोन उठा लेते हैं, फिर बाद में वो मुद्रा के लिए प्रोसीड करते हैं तब उन्हें दिक्कत आती है, तो ऐसे में उन्हें मुद्रा लोन नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बताया कि कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसमें जो एड्रेस मेंशन है बशर्ते कि उस पते पर आपका सच में बिजनेस चलना भी चाहिए, क्योंकि कल वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन में वो पता नहीं पाया गया तो आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट गाइस, स्किल सर्टिफाइड। दोस्तों ये क्या है स्किल सर्टिफाइड, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किसी तरह की कोई ट्रेनिंग ली हुई है। गाइस क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, एमएसएमई, केवीआईसी, विकास प्राधिकरण, तो जितने भी ये गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, एमएसएमई, ये टाइम टू टाइम क्या करते हैं ट्रेनिंग कंडक्ट करवाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है गाइस कि आपको अगर वहां से कोई सर्टिफाइड मिला हुआ है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो आप मेंशन करें। ओके गाइस, अगला पॉइंट है अगर आप किसी सोशल कैटेगरी के अंदर हैं, एसटी, एससी, ओबीसी या माइनॉरिटी कम्युनिटी,
तो माइनॉरिटी में भी है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके बताना होगा कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ओके गाइस, अगला हम बात करते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोपराइटर। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोपराइटर के अंदर आपको क्या भरना है, आपको ओनर का नाम भरना है, यानी कि अगर पार्टनर हैं तो दोनों पार्टनर, डायरेक्टर है तो दोनों, चारों, तीन, चार, जितने भी पर्सन हैं सभी के नाम, आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ, सेक्स मेल है फीमेल है, उनका घर का प्रॉपर पता। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि आपका वहाँ सिटी में मकान या दुकान होना जरूरी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस यानी आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 12 है, मैट्रिक हैं, जो भी हैं आप मेंशन कीजिए, और नंबर ऑफ ईयर मेंशन कीजिए कि कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है। एग्जांपल में मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए मिस्टर राम है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है, एग्जांपल मान के चलते हैं हम लोग 5/10/1990। गाइस मेल हैं ये, इन्होंने अपना पता डाल दिया है, मान लीजिए आप अपना पता डाल दीजिएगा, और साथ में फ़ोन नंबर भी आपको डालना है। एकेडमिक मान लीजिए ये एमकॉम किए हुए हैं, और एक्सपीरियंस मान लीजिए ये बिजनेस कर रहे हैं किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी में या किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में लास्ट 5 साल से, तो यहाँ मेंशन कर देंगे 5 ईयर्स। ओके गाइस, अब बिल्कुल बहुत मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे बताने की, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। दोस्तों अब क्या करना है, आईडी प्रूफ। देखिए मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट 2 आईडी इस्तेमाल की जाती हैं वो होता है एक तो पैन नंबर और एक होता है आधार नंबर। तो हम डालेंगे एक तो पैन कार्ड, ओके गाइस, एक डालेंगे हम आधार कार्ड। ओके, आईडी प्रूफ का नंबर, जैसे कि पैन नंबर होता है मान लीजिए ABB, आपको पता होगा पैन कार्ड का, ये मान लीजिए आपका पैन कार्ड हो गया। आधार कार्ड मान लीजिए जो भी आपका आधार कार्ड है आपने मेंशन कर दिया। ओके गाइस, एड्रेस प्रूफ, यानी एड्रेस प्रूफ में क्या आप देने वाले हैं, मान लीजिए आप देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट, सिटी बिल, और आप मान लीजिए एक देते हैं अपना वोटर आईडी। ओके गाइस, तो एड्रेस प्रूफ का नंबर, मान लीजिए बिजली का बिल है तो जैसे मान लीजिए बिजली के बिल पे जो के नंबर आता है, जैसे कि हमारे राजस्थान में के नंबर आता है, या आपके यहाँ पे जो भी बिजली के बिल में मेंशन है, या जो भी आपके पास जो भी आप आईडी लगा रहे हैं, वोटर आईडी लगा रहे हैं, तो वोटर आईडी का नंबर ले लेंगे। अब पैन कार्ड, मैंने बताया था पैन कार्ड मैंडेटरी है, तो पैन कार्ड का नंबर आप वापस यहाँ रिपीट कर सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि रिलेशनशिप विथ ऑफिशियल डायरेक्टर ऑफ द बैंक, क्या आपके किसी भी बैंक के ऑफिशियल से कोई रिलेशनशिप है। मान लीजिए आपके हस्बैंड, भाई बहन कोई अगर लोन भी करता है तो आपको मेंशन करना है, और अगर कोई भी आप जिस बैंक में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी आपका रिलेशनशिप नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, NA। ओके गाइस, इसे पैन कार्ड समझ जाएगा कि ये आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, बहुत अच्छा है। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर नेम ऑफ एसोसिएट कंसर्न एंड नेचर ऑफ एसोसिएशन। दोस्तों ये क्या है, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर कोई भी कंसर्न, जैसे कि आप 2 फर्मों के अंदर मान लीजिए ओनर हैं, 2 फर्मों में डायरेक्टर हैं या पार्टनर हैं, एक में पार्टनर है, एक में प्रोपराइटर हैं, या एक में डायरेक्टर हैं, यानी किसी भी अदर फर्म में आप कोई भी लीगल पोजीशन होल्ड करते हैं विद ऑनरशिप। ओके दोस्तों, तो आपको क्या करना है, उसका नाम मेंशन करना है। ये क्यों करवाई, क्योंकि बैंक देखती है कि आप पहले से कहीं हमसे सब इस सुविधा का लाभ तो नहीं ले चुके हैं। और दोस्तों अगर आप इस सुविधा का लाभ आपने नहीं लिया है तो आपको करना क्या है, आपको इसके ऊपर लिखना है नॉट एप्लीकेबल, यानी यह आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ओके गाइस, यानी आपकी कोई भी कंसर्न इस तरह की नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात कर रहा है हमसे बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटीज एग्जिस्टिंग, यानी कि आप कोई भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी आपने पहले से ली हुई है, या आप किसी पुराने बैंक से काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लोन लेने जा रहा हूँ। अब मुझे मान लीजिए मेरा SBI में ही सेविंग अकाउंट है, तो मुझे लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके गाइस, और लिमिट अवेल्ड आप देख रहे होंगे इसके आगे ऑलरेडी नॉट एप्लीकेबल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सेविंग और करंट अकाउंट में कोई लिमिट होती ही नहीं है। अब गाइस यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एज ऑन कि आप देखिए यहाँ पर एक क्यों मेंशन है, ये आउटस्टैंडिंग एक्चुअल में मेंशन है इन तीनों के लिए, यानी कैश, क्रेडिट, टर्म और LCBG के लिए। ओके गाइस, और अब यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको लिखना है नॉट एप्लीकेबल। क्यों लिखना है, और मैं कुछ कारण भी बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। दोस्तों क्या होता है
असेट्स क्लासिफिकेशन के जो स्टेटस होते हैं ना, वो यूज किए जाते हैं हमेशा लोन के लिए। आपने सुना होगा कि बैंक कहती है कि लोन टाइम पे जमा कराओ, नहीं तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। लोन जमा कराओ टाइम पे, नहीं तो आपका अकाउंट सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, डाउटफुल कैटेगरी में चल जाएगा। एक्चुअली बैंक के कुछ नॉर्म्स होते हैं जो उस अकाउंट को क्लासिफिकेशन करते हैं। कहते हैं कि 90 दिन से ज़्यादा अगर आपने टाइम तक किस्तें नहीं जमा कराई तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, और उसके बाद 1 साल बाद लॉस। इस तरह से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये कॉन्सेप्ट आपके फॉलो होते हैं जनरली कैश क्रेडिट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए आपने कोई लोन लिया हुआ है और टाइम पे जमा कराएं, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है स्टैंडर्ड। क्या लिखना है दोस्तों? आपको स्टैंडर्ड लिखना है। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि आपका खाता बिल्कुल साफ सुथरा चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और आपने मान लीजिए कि एक किसी और बैंक से लिमिट ले रखी है, मान लीजिए आपने ले रखी है एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो दोस्तों आप यहाँ पर वापस से लिमिट नहीं ले पाएंगे। इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी आरबीआई का एक नॉर्म्स आए हैं कि 2 बैंकों से एक साथ आप लिमिट नहीं ले सकते। 2 बैंकों में करंट अकाउंट खोलने की बैंक कम से कम कोशिश करता है, क्योंकि फिर वो एक ही बैंक के साथ प्रॉपर्ली बैंकिंग करें। तो यहाँ पर करंट अकाउंट भी मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही है, तो आप मेंशन कर देंगे। और अगर कोई लोन नहीं है तो गाइज आप यहाँ पर लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। क्या लिख देंगे आप यहाँ पर? नॉट एप्लीकेबल। इसमें भी क्या लिख देंगे? नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि कोई लोन ही नहीं है आपका गाइज। रिसेंटली बैंकिंग नॉट एप्लीकेबल। ओके गाइज। अब बहुत अच्छी चीज, कस्टमर आईडी। इफ बैंकिंग विद दिस बैंक, कस्टमर आईडी टू बी गिवन हियर। यानी बैंक कहता है कि भैया कि आप जिस बैंक में काम कर रहे हैं उसकी हमें कस्ट आईडी दे दीजिए। दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। जनरली हम लोग जब बैंक ऑडिट करने जाते हैं तो ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टम आईडी यानी कस्टमर आईडी का क्या करते हैं। आपको पता है कि आपकी एक कस्टमर आईडी से आपके सारे खाते की डिटेल निकाली जा सकती है। यानी कि आपके कितने सेविंग अकाउंट है, कितने करंट अकाउंट है, कितने लोन अकाउंट है, एफडीज कितनी है। यानी दोस्तों एक कस्ट आईडी के अंदर ही क्या करती है बैंक, सभी खातों को एक ही जगह मर्ज करती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कई बैंकों में स्टेटमेंट आते टाइम आपकी सारी डिटेल निकल के आती है, सेविंग की, करंट की, एफडीज की, सभी एक ही जगह सारी डिटेल आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो सभी कस्टमर आईडी से लिंक्ड अकाउंट है। ओके गाइस, और आपने ये डिटेल भरनी है अगर आपको नॉलेज है, और नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भरे तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अब अगला है कि क्रेडिट फैसिलिटी आप क्या प्रपोज करते हैं, यानी कि आपको कौन सा लोन रिक्वायर है। ओके गाइस, तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी के अंदर मान लीजिए आपने कहा सर मुझे 5 लाख की सीसी लिमिट चाहिए। आप अपना अमाउंट भर दीजिएगा, और आपने बोला कि सर मुझे मशीन लोन भी चाहिए 5 लाख रुपए का। तो ऐसे करके मुझे टोटल 10 लाख पूरा मुद्रा चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छी चीज आज, अब मेरा चौथा टिप सुनिए। देखिए, आप जबरदस्ती पूरा 10 लाख लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि लोन ऐसे नहीं मिलता है। देखिए, लोन लेने के लिए जेन्युइन रीजन चाहिए। क्योंकि कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर कि मुझे लोन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप इस तरह से अप्लाई करते हैं कि आप सोचते हैं कि पूरा 10 लाख एक साथ ले लिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग के बारे में जानता होगा ना, उसे पता है कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग बनाते टाइम, यानी कि मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग क्या चीज़ है। तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करेंगे कि किस तरह से लोन की फिगर्स भरनी है। एग्जाम्पल की बात करें, आप 5 लाख रुपए की लिमिट लगाने के लिए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको पता है आपके पास टर्नओवर कितना होना चाहिए? आपके पास टर्नओवर कम से कम 25 लाख रुपए होना चाहिए, तभी आपको 5 लाख की लिमिट मिलेगी। मैं सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों आरबीआई का नॉर्म्स है कि एमबीपीएफ क्या होता है? मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस। मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा कि 5 लाख लेने के लिए आपके पास उसका 5 गुना टर्नओवर होना जरूरी है। आप इतना सा ध्यान रखिए बस, कि 5 लाख की लिमिट लेनी है तो 5 यानी 25 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आपने तो बोला था कि जीरो प्रोफाइल भी फाइनेंस ले सकती है, यानी प्रपोज्ड जो फर्म है, यानी जिसने अभी चालू ही नहीं किया वो भी ले सकता है। बिल्कुल बहुत अच्छी और सही बात बोली आपने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 100 में से 90% लोन कोशिश बैंक पुरानी ही फर्म को देने की करता है। इसका कारण ये है कि बैंक भी एक व्यक्ति की तरह ही काम करता है, और वह कोशिश करता है कि उसका लोन ना डूबे। ओके गाइस, तो आपको भरना है 5 लाख।
किसके लिए चाहिए आपको? ये चाहिए वर्किंग कैपिटल। और आप प्राइमरी सिक्योरिटी क्या ऑफर करेंगे? दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट आया है इसके अंदर, प्राइमरी सिक्योरिटी और सेकेंडरी कोलेटरल, यानी प्राइमरी सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी वो होती है जहां पर हम लोग किसी लोन को लेने के लिए जो हम लोग सिक्योरिटी ऑफर करते हैं, यानी कि मेरा घर का लोन डूबा तो इन संपत्तियों को आप उठा के ले जाना और इनसे अपना लोन का पैसा निकाल लेना। तो दोस्तों क्या भरना है यहाँ पर? स्टॉक। अगर आपके पास किसी तरह का फिक्स एसेट्स है तो फिक्स एसेट्स, और भी इस तरह की जो भी पॉइंट है। गाइस हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि सेकंड वीडियो के अंदर इसको हम लेकर जाएं। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू आता है फॉर्म के अंदर, या आपको कोई भी डॉक्यूमेंट के बारे में नॉलेज चाहिए, तो आप हमारे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।